बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में कल जो चुनाव परिणाम आया है हम उसी की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से मिली और उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। साथ ही जो वर्तमान लोकसभा है उसको भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी से कर दी है। अब नए लोकसभा का गठन होगा, उसका नेता चुना जाएगा और देखिए फिर कौन प्रधानमंत्री बनता है, किसकी सरकार बनती है। जो आंकड़े उससे स्पष्ट है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विपक्ष ने अपना हथियार डाल दिया है। वो अभी भी जुगत में है, जुगाड़ में है कि किसी तरह से इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। इसके लिए जो अफवाह है दोस्तों कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को कल चुनाव परिणाम के दिन प्रधानमंत्री बनने का भी ऑफर दे दिया है, तो क्या नीतीश कुमार जी इसको मान लेंगे? मान लीजिए कि वो मान भी लेते हैं तो इससे क्या सरकार बन जाएगी इंडिया अलायंस की? संभावना नहीं है दोस्तों। क्यों? नीतीश कुमार के पास में 12 सांसद हैं, उनके 12 सांसद जीत के आए। मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस के पास चले भी जाते हैं तब भी उनकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनके पास में सिर्फ 233 या 234 सीट है। तो अगर 12 उसमें मिल भी जाता तब भी वो 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। और अभी जो चुनाव परिणाम आया है और चुनाव पूर्व जो गठबंधन बने हुए हैं, तो इंडी गठबंधन को अपने बल पर, अपने सारे सहयोगों के बल पे सिर्फ 233 या 34 सीट मिला है, जबकि बीजेपी को अकेले 240 सीट मिली है। अब इस स्थिति में पूरी इंडिया अलायंस एक तरफ और भाजपा एक तरफ, तब भी भाजपा आगे है। देखिए क्या होता है। लेकिन आज के इस अंक का जो है मुद्दा वो ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, वहां का मौसम भी ठीक था, लोग कह रहे थे कि 60 तो कम से कम मिलेगा ही, और 60 से 70 और कुछ तो कह रहे थे कि 70 का आंकड़ा भी बीजेपी पार कर जाएगी। फिर ये 30 में अटक कैसे गई? इसके पीछे कारण क्या है? लोग बड़ी समीक्षाएं कर रहे हैं कि इसका कारण ये है वो है। मैंने भी कुछ कारण सोच रखा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज के तारीख में भारत के सबसे कद्दावर और शक्तिशाली मुख्यमंत्री वो हैं योगी जी। अब चुनाव के बीच में केजरीवाल जेल से बाहर आता है और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है लोगों को कि चुनाव पश्चात मोदी के जगह पे अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी जी को हटा करके किसी को और को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ये बात जो है धीरे धीरे फुसफुसाहट की शक्ल में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो खास करके जो राजपूत हैं, राजपूतों ने थोड़ी भी मदद नहीं की है भारतीय जनता पार्टी को। और इसका परिणाम है कि जो विपक्ष के लोग, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को, जो लोग भी चुनाव जीते हैं, खास करके इमरान मसूद और इकरा, ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग चुनाव जीते हैं, उन्होंने भी चुनाव जीतने के बाद राजपूत समुदाय को धन्यवाद दिया है कि आपके सहयोग के कारण हम जो है सांसद बन पाए। तो इसी से पता लगता है कि राजपूत समुदाय ने एक तरफा जो है विपक्ष के पक्ष में वोट किया है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी के जो केजरीवाल ने बयान दिया कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, इसके कारण राजपूत समाज नाराज था। इसमें मैं बात ना आऊंगा, लेकिन ये नाराजगी जो पिछले 3-4 महीना से चल रही थी, इस नाराजगी का विस्फोट गुजरात में हुआ। परिणाम उसका झेलना पड़ा उत्तर प्रदेश में भाजपा को और राजस्थान में झेलना पड़ा। वहां पे एक पुरुषोत्तम लाल रूपाला हैं, उन्होंने एक राजपूत समाज के खिलाफ एक अपमानजनक बयान दिया था, जिससे राजपूत समाज काफी आंदोलित भी था और दुखी भी थे वो लोग। और कमोबेश सब जगह उनको मनाने का प्रयास भी किया गया और अब वो नहीं माने। गुजरात में कई सालों के बाद, दशकों के बाद जो है कांग्रेस का खाता वहां पे खुला है और जो जीती है वो भी निकल के ही कह रही है कि धन्यवाद राजपूत समाज, जिसके कारण मैं
सांसद बन पाई। तो ये फिनोमिना कोई छोटा मोटा नहीं था, ये काफी दिनों से खदबदा रहा था। हालांकि अलग बात है कि योगी जी खुद क्षत्रिय समाज से आते हैं, उसके बावजूद ये मामला चलता रहा। जो राजा भैया की नाराजगी थी, उन्होंने खुल करके किसी का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, जिसके कारण इलाहाबाद, अयोध्या, ये जौनपुर, ये सब श्रावस्ती, ये सब जो सीटें हैं उनके प्रभाव के कारण जो है सपा जीत पाई। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्या सबसे पहले केजरीवाल ने योगी जी के खिलाफ कुछ कहा था? नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, विवादास्पद नेता है, उसका नाम है बृजभूषण सिंह। आपको पता होगा पहलवान लोगों, जो महिला पहलवानों का मामला था, उसमें ये व्यक्ति फंसा हुआ था। ये बार बार अपनी सभाओं में पिछले 3-4 महीना से कह रहा था 4 जून के बाद फैसला हो जाएगा, 4 जून के बाद फैसला हो जाएगा। अब ये इतने दिनों से ये बात कह रहा था, उसका फैसला होने का मतलब था कि योगी को हटा दिया जाएगा और योगी की जगह पे किसी और को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। इस व्यक्ति की, बृजभूषण सिंह की व्यक्तिगत कुछ दुश्मनी है योगी जी के साथ में, और इसके कारण वो बार बार योगी के खिलाफ बयान दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऊपर से नीचे तक, चुनाव खत्म होने से पहले तक किसी ने भी इस बात का खंडन नहीं किया, किसी ने भी बृजभूषण सिंह को चुप कराने की कोशिश नहीं की। केजरीवाल ने तो बहुत बाद में आकर के ये बात कहा कि योगी जी को हटा करके किसी और को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब ये बयान उसने दिया, इसके साथ में जब उसने कहा था कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा मोदी की जगह पे, तब तो 1 घंटा के अंदर में अमित शाह, जेपी नड्डा, जितने भी सबके सब आ गए सामने और कहने लगे कि नहीं, मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन किसी ने योगी के खिलाफ जो उसने बयान दिया था केजरीवाल, उसका खंडन क्यों नहीं किया? और उसका खंडन न करने का परिणाम है कि आज के तारीख में दोयम दर्जे का पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रह गई है। तो एक तो था कि राजपूतों की नाराजगी, दूसरा था कि योगी के खिलाफ जो बयान दिया जा रहा था, उसने जो राजपूतों की नाराजगी थी उसको कम करने के बजाय और बढ़ाया। लेकिन इन सब से बढ़ करके एक और कारण है दोस्तों, सबको पता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है। संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जितनी मेहनत, लगन के साथ में और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल इस तरह के कार्यकर्ताओं पर गर्व करता है, गर्व कर सकता है कि उसके पास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कार्यकर्ता, वॉलेंटियर्स हों। जब इतनी बड़ी थाती आपके पास में भारतीय जनता पार्टी के पास में है, तब चुनाव के बीच, चुनाव प्रक्रिया जब चल रही है, चुनाव का पहला दूसरा चरण चल रहा है, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आकर के प्रेस में ये क्यों कहना पड़ा कि हमारा जो है संघ की मदद की हमें जरूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है चुनाव जीतने में। उन्होंने जो बयान दिया था उसका मतलब कुछ और था, लेकिन उसको जिस तरह से पेश किया गया उसका मतलब यही था कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। और ये ऊपर के जो संघ के पदाधिकारी वो तो समझ गए क्योंकि जेपी नड्डा कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो आपके जमीन पे काम कर रहा है, जो संघ का कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा है, उस तक ये मैसेज उस रूप में नहीं पहुंची। इसको बहुत ही दूसरे रूप में उन तक पहुंचाया गया और इसके कारण उत्तर प्रदेश में संघ का कार्यकर्ता जो खास करके गांव कस्बों का है, वो स्थिर पड़ गया, वो सुस्त हो गया और उसने जो कार्य उसको करना चाहिए था, जिस उत्साह से उसको कार्य करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भाजपा को भोगना पड़ेगा। अब अगले 5 साल तक उनको ये झेलना पड़ेगा दोस्तों। और सीट की तो बात छोड़िए, बनारस जहां पर कि लोग अनुमान कर रहे थे कि 8 लाख 10 लाख से मोदी जी जीतेंगे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतता है। मोदी के नाम पर पूरे देश में लोग 8 लाख 10 लाख 5 लाख वोट से चुनाव जीतते, और जिस व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है
वो व्यक्ति सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतता है बनारस में। ये अपने आप में सारी कहानी को स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में जो नीचे का कार्यकर्ता था उसमें एक तो वो उत्साह नहीं था, दूसरा गुटबाजी इतनी सक्रिय थी कि इसका अंत इसी तरह से होना तय था। दोस्तों आपको बता रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि करीब 3 महीना से जो बड़े बड़े छठे अपने को नेता कहते हैं वो बनारस में कैंप कर रहे थे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनके शुभचिंतक हैं उनके लिए शर्म की बात है कि जिसके नाम पे तुम पूरे देश में चुनाव जीतते हो। और ये सत्य है दोस्तों कि मोदी वेव इस बार के चुनाव में भी था। अगर चुनाव में मोदी वेव नहीं होता तो साउथ का पूरा किला इन लोगों ने फतह नहीं किया होता। उड़ीसा में सरकार ये बनाने जा रहे हैं अपने बल पर। उड़ीसा में क्लीन स्वीप किया है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है इन लोगों ने, हिमाचल प्रदेश, अनेक राज्य हैं जहां पर इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश में गाड़ी आकर के अपने डुबो दी है, जिसकी आशा किसी को नहीं थी। ये अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित हार है ये, इसको आप हार कहेंगे। और इसका परिणाम ये होगा दोस्तों कि अब अगले 5 साल में जो उम्मीद की जा रही थी मोदी सरकार से कि बहुत सारे जो है ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। देश को विकास की पथ पर ले जाने के लिए लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे, बड़े बड़े रिफॉर्म्स होगा, अब कुछ नहीं होगा। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने अपने विजय मैंने एनडीए के विजय के बाद जो उन्होंने भाषण दिया है भाजपा कार्यालय पे, उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे कार्रवाई चल रही थी वैसे ही चलेगी। उन्होंने और भी बात कही कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन अब इनको दो, एक तो नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के, ये दोनों ही जो है अब जो है प्रधानमंत्री के पास में खुली छूट नहीं होगी। जिस प्रकार से वो निर्णय लिया करते थे अब वो उस प्रकार से निर्णय लेने की स्थिति में संभवतः नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही उन पर दबाव बनावेंगे। हालांकि ये भी सत्य है दोस्तों कि नीतीश कुमार उस प्रकार से प्रभावी नहीं हो पाएंगे। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने समर्थन वापस कर लिया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट तो फिर भी नहीं गिरेगी। अब इसके उलट अगर जो चंद्रबाबू नायडू हैं अगर समर्थन वापस लेते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी। और इन दोनों को हटाने के बावजूद, इन दोनों को 1 मिनट के लिए हटा भी दीजिए, तब भी जो छोटे छोटे दलों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास में है, अगर उसको मोदी जी साधते रहे तो जान लीजिए कि इनकी सरकार कभी नहीं गिरेगी। चंद्रबाबू नायडू के हटने के बाद भी, नीतीश कुमार जी के समर्थन वापसी के बावजूद भी ये सरकार चलती रहेगी, ये तय है। लेकिन मोदी जी को अब जो सो वाजपेयी जी वाला, जो वाजपेयी जी की नीति थी, जो वाजपेयी जी की सोच थी, उनको अपनाना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने जो एक कॉलिशन राजधर्म होता है, जो एक गठबंधन सरकार की मजबूरी होती है, उसकी कमजोरी होती है, उसको किस प्रकार से साधा जाए, जिस प्रकार से वाजपेयी जी ने साधा था। हालांकि ये भी सत्य है कि वाजपेयी जी बहुत सा कार्य करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए इसी गठबंधन मजबूरी के कारण। मैं आशा ये करता हूं कि मोदी जी इस गठबंधन की मजबूरी से ऊपर उठ करके एक स्टेट्समैन की तरह ये व्यवहार करेंगे और संभवतः ये भारत को उसी तरह से आगे ले जाएंगे जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में ये विकास के पथ पे भारत को ला रहे हैं। और दोस्तों इसका एक और भी पहलू है, जो अब तक कहा जा रहा था मोदी तानाशाह है, मोदी तानाशाह है, ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे थे। कम से कम इस चुनाव के बाद विपक्ष के पास अब ये मुद्दा नहीं रह गया कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम हैक किया जा रहा है या मोदी तानाशाह है। अब आप नहीं कह सकते हैं, अब आप नहीं कह सकते। हालांकि ये भी सत्य है कि विपक्ष का पूरा नैरेटिव इस चुनाव के दौरान, पूरा नैरेटिव झूठ पे आधारित था। झूठ पे आधारित ये था संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अरे किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? ये सारी मनगढ़ंत कहानियां, ये जो मनोहर कहानियां हैं वो पूरे देश में फैलाई गई और इसका परिणाम ये हुआ कि खास करके आदिवासी, जैसा कि झारखंड में 5 आदिवासी सुरक्षित सीट है, 5 के 5 विपक्ष के पास गई। ये नैरेटिव वो सेट करने में सफल रहे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। और कुछ हद तक जो उत्तर प्रदेश के राजपूतों की नाराजगी तक ही सीमित नहीं है, उनके हार का कारण भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर भी जो निम्न वर्ग है,
जो निम्न जातियां, उनके दिमाग में ये बहुत ही अच्छे ढंग से सेट कर दिया गया कि अब जो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा कि संविधान बदल के लोग और भी क्या क्या करेंगे। तो जो पूरा का पूरा विपक्ष का नैरेटिव था वो झूठ पे आधारित था। तीसरी चीज जो थी कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाते हैं, इस चुनाव परिणाम ने सिद्ध कर दिया है कि ये एक मिथ है, ये एक मिथ है। रामपुर के गांव में दोस्तों, वहां पर 2300 से कुछ ज्यादा वोट थे, 2300 से कुछ ज्यादा वोट। वहां पे उस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट मिला है। अंडा। उस गांव की एक और विशेषता बताता हूं, उस गांव में 532 परिवार है और उस 532 परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत जो है घर पे मिला हुआ है। उसके बावजूद वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट मिला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर एक समुदाय विशेष का वो पूरा का पूरा गांव है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है। आप कितना कुछ भी कर लें, जो मुस्लिम कंसोलिडेशन है, जो मुस्लिमों का वोट का जो ध्रुवीकरण है, वो एक तरफा है। किसी राज्य में 2% भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिला है, किसी में 4% मिला है, किसी में 6% मिला है। इससे ज्यादा वोट मुसलमानों ने कहीं भी भाजपा के पक्ष में नहीं किया। ये देश की एक सच्चाई है। भले ही आप इसको कहें कॉम्युनल नैरेटिव, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ये एक सच्चाई है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उन लोगों के लिए, उनका वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला। उसके बाद में जो दूसरा है कि आप किसी तरह से जाति बांटी, इस बार राजपूत छिटक गए। राजस्थान में राजपूत और गुर्जर दोनों छिटक गए, दोनों अपने में ही लड़ने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दोनों ही जगह पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। ये किसी छुपा हुआ नहीं है, आप इसको कितना भी कंबल में लपेट लपेट के लोगों के सामने पेश कीजिए, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। और अगर आप इस स्थिति को नहीं समझते हैं तो आप भारतीय राजनीति को नहीं समझते हैं। इसलिए दोस्तों, जो ये चुनाव परिणाम है, ये बहुत ही युगांतकारी है। युगांतकारी इस सेंस में है कि ये जो 10 साल से एक नैरेटिव चला रहा था, इसने बहुत सारे नैरेटिव को ध्वस्त किया है। दोस्तों, लोग कह रहे थे राम लहर, अयोध्या राम लहर। अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, क्योंकि वहां के भी राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम का नाम आराम का, कोई लहर काम नहीं किया। ये सारी चीजें पूरे देश में काम की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 2-3 स्टेट को बाहर कर दीजिए, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान। महाराष्ट्र एक अलग ही पॉलिटिकल लेबोरेटरी था, वो अलग ही राजनीतिक प्रयोगशाला है। इन 2 राज्यों को अगर आप बाहर कर दीजिए तो पूरे के पूरे देश में भाजपा की लहर थी, मोदी की लहर थी। अगर ऐसा नहीं होता तो केरल से भारतीय जनता पार्टी एक सीट निकाल लेगी, तमिलनाडु में निकाल लेगी। मैंने आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट पूरे देश में है, लेकिन उसकी हार कहां पे हुई? जहां पर वो सबसे मजबूत था। ये उसी तरह से थी कि वाजपेयी के दौर का याद है आपको दोस्तों, इंडिया साइनिंग, वो जो नारा था इंडिया साइनिंग, जिस तरह से वो ध्वस्त हुआ था, उसी तरह से भाजपा का ये नैरेटिव, जो राम लहर वाला, आप ये लाभार्थी वर्ग, ये जितने भी चीजें, ये सब के सब आकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ढह गया। और इन सब जगहों के, इन सब लाभार्थी वर्ग, राम मंदिर और जो बहुत सारे नैरेटिव्स थे, उन सबका स्थान जाति ने लिया, जातीय स्वाभिमान ने लिया। हम इस जाति के हैं, मुझे जो है मेरी ढंग से इज्जत नहीं की जा रही। हालांकि ये भी सत्य है दोस्तों कि ये क्षणिक है, ये क्षणिक आवेग में उठाया गया जाति विशेष के द्वारा ये कदम है, और इसको ढहना है, ये खत्म होना है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब आपको 5 साल तक जो लोग इस तरह से वोट किया है, जिस जाति ने भी ये इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, 5 सालों से पछताएंगे, 5 साल से पछताएंगे। या हो सकता है कोई नया नैरेटिव और आ जाए, कोई नया नैरेटिव और आ जाए, हो सकता है कि वही सही हूं, जो मैं सोचता हूं और जो मेरे जैसे और लोग सोचते हैं वो गलत हो। क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं, खास करके जो सेकुलर सुरमा लोग हैं, देश में जो है लोकतंत्र की वापसी हो गई,
ईवीएम बहुत सही से काम कर रहा है, ये सबके सब सुनने को मिल रहा है, तो ये सुखद है। चलिए, अगर लोकतंत्र मजबूत हुआ है, कल तक आज से 24 घंटा पहले तक लोकतंत्र कमजोर था और 24 घंटा के बाद अब लोकतंत्र मजबूत हो गया, तो लोकतंत्र मुबारक पूरे देश को। इसी तरह से ईवीएम जो 24 घंटा पहले तक खराब था, अब अगर वो सही हो गया है तो वो भी मुबारक। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इंडिया साइनिंग मूवमेंट से होते होते बचा है। अगर और कुछ सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की यूपी में कम हो जाती तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लाइन में खड़े नहीं हो सकते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।